स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा हम कर रहे हैं क्लास 7th में चैप्टर 6 जिसको हमने पढ़ लिया है। आज हम करते हैं उसके प्रश्न उत्तर। पाठ था हमारा दोहावली, तो उसके प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, कवि की दृष्टि में खजूर का पेड़ बड़ा होने के बावजूद महत्वहीन क्यों होता है? कि खजूर का पेड़ है वो बड़ा होने के बावजूद भी महत्वहीन क्यों होता है? तो उत्तर आएगा क्योंकि वह पथिक या यात्री को छाया नहीं देता। क्योंकि वह पथिक या यात्री को, तो बेटा उत्तर है क्योंकि वह पथिक या यात्री को छाया नहीं देता और उसमें फल भी बहुत ऊपर लगते हैं। क्योंकि वह पथिक यानी जो खजूर का पेड़ है वह पथिक यानी कि यात्री हैं, उनको छाया नहीं देता और उसके अंदर फल भी बहुत ऊपर लगते हैं। इसीलिए कवि ने उसके खजूर का पेड़ को महत्वहीन बताया है, बड़ा होने के बावजूद भी महत्वहीन बताया है। दूसरा प्रश्न है, सभी प्रकार के जीव जंतु का ध्यान रखने वाला कौन है? तो सभी प्रकार के जीव जंतु का ध्यान रखने वाला राम या हम भगवान कह सकते हैं, राम है या भगवान है। किन किन चीज़ों को स्वर्ग के सुख के समान बताया है? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको स्वर्ग के सुख के बाद के समान बताया है? तो कौन कौन सी चीज़ें हैं बेटा? वो हैं पान पुराना यानी पुराना पान, ताजा घी, चरित्रवती या कुलवती स्त्री, अच्छे कुल की नारी और लास्ट है घोड़े की सवारी। घोड़े की सवारी। तो ये चारों चीज़ों को ही स्वर्ग सुख के समान बताया है। पुराना पान, पुराना, ताजा घी, अच्छे कुल की नारी और घोड़े की सवारी। अपने आसपास सदैव रखना चाहिए। हमें हमेशा अपने आसपास में क्या रखना चाहिए? तो हम अपने आसपास में सदैव निंदक को रखना चाहिए, यानी कि जो आपकी बुराई करे ताकि वो आप उसके बारे में बता सकें। आगे है, अजगर क्या नहीं करता? अजगर है वो, तो अजगर नौकरी नहीं करते। दूसरा है, बिना साबुन पानी के हमारे स्वभाव को निर्मल कर देता है हमारा निंदक। सदा ताज़ा ताज़ा ही प्रयोग में लाना चाहिए घी। दूसरे में बुराई ढूंढने से पहले अपनी बुराई देखें, कि दूसरे में बुराई ढूंढने से पहले हमें अपनी बुराई देखना चाहिए। फिर है अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में, कौन सा पेड़ यात्रियों को छाया नहीं देता? कौन सा पेड़ है जो यात्रियों को छाया नहीं देता? खजूर का पेड़। कौन सी चीज़ पुरानी होने पर अधिक स्वादिष्ट हो जाती है? पान। पानी के बिना किन तीन चीज़ों का अस्तित्व नहीं समाप्त होने की बात कही है? मोती, मानुस और चून की। तो पहले में खजूर, दूसरे में पान और तीसरे में मोती, मानुस और चून। आगे है, कौन हमारी निंदा करके हमारी सहायता करता है? निंदक। कौन हमारी निंदा करके सहायता करता है? निंदक। दूसरे में बुराई ढूंढने से पहले हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने अंदर बुराई ढूंढनी चाहिए, कि दूसरे में बुराई ढूंढने से पहले हमें अपने अंदर बुराई ढूंढनी चाहिए। किन चार चीज़ों को स्वर्ग के सुख के समान बताया है? पुराना पान, नया घी यानी कि ताजा घी, चरित्रवती स्त्री या अच्छे कुल की स्त्री तथा घोड़े की सवारी। इन चारों चीज़ों को स्वर्ग सुख के समान बताया गया है। तो बेटा चौथे में आएगा निंदक, पांचवें में उत्तर आएगा आपका अपने अंदर बुराई ढूंढनी चाहिए, और छठा आएगा पुराना पान, नया घी, चरित्रवती स्त्री और घोड़े की सवारी। नेक्स्ट है लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर में उत्तर 1 2 वाक्य में देना है, कौन कौन सी बात 7 चीज़ें छुपाने से नहीं छुपती? तो खैरियत यानी सलामती, खून, खांसी, खुशी, दुश्मनी, प्रेम और मदिरा का और नशा। ये सातों चीज़ें किसी के छुपाने से नहीं छुपती हैं। खैर, खून, खांसी, खुशी, दुश्मनी, प्रेम और मदिरा का नशा। सही अर्थों में बड़ा व्यक्ति कौन होता है? तो सही अर्थों में बड़ा व्यक्ति वो है जो व्यक्ति बड़प्पन का प्रदर्शन या दिखावा नहीं करता, वही सही अर्थों में बड़ा व्यक्ति होता है। कि बड़ा व्यक्ति कौन होता है? जो बड़प्पन का प्रदर्शन या दिखावा नहीं करता है, वही बड़ा व्यक्ति होता है। सब जीवों को देने वाला, भोजन देने वाला कौन है? तो सभी जीवों को भोजन देने वाला ईश्वर या राम है। सभी जीवों को भोजन देने वाला ईश्वर या राम है। कौन सी 4 चीजें स्वर्ग के समान मानी जाती हैं? तीसरी बार बेटा इसका उत्तर आ रहा है,
पुराना पान, ताजा घी, अच्छे कुल की स्त्री और घोड़े की सवारी। ये चारों चीजें ही स्वर्ग सुख के समान बताई गई हैं। निंदक को अपने आसपास रखने से क्या लाभ होता है? निंदक को अपने आसपास रखने से यह लाभ होता है कि वह हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है। कि निंदक है वो हमारे आसपास रहता है तो इससे लाभ होता है कि वह हमारी कमियों को बताकर हमारे स्वभाव को साफ करता है या निर्मल करता है। हमारे स्वभाव को कैसा करता है? निर्मल करता है। रहीमन कवि ने पानी के विषय में क्या कहा है? रहीमन कवि ने पानी के विषय में बताया है कि पानी के बिना मोती, मनुष्य और चून का कोई अस्तित्व नहीं है। रहीम जी ने पानी के विषय में बताया है कि पानी के बिना है मोती, मनुष्य और चून का कोई भी अस्तित्व नहीं है। नेक्स्ट है हमारा दीर्घ प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित दोहों का भावार्थ बताना है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए रहो उबरे, मोती मानो चून। तो इसका उत्तर है कि इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि पानी को बचाकर रखना चाहिए क्योंकि बिना पानी के सब कुछ सूना है। पानी के जाने से मोती अपनी चमक खो देता है, चून भी बिना पानी के बेकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से सम्मान के खो जाने से मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। तो यहाँ पर रहीमदास जी ने पानी के विषय में बताया है कि पानी को संभाल कर रखना चाहिए क्योंकि उसके बिना सब कुछ सूना है। कि मोती में से पानी जाने पर वो चमक खो देता है, चून भी बिना पानी के बेकार है। और अगर इसी प्रकार से मनुष्य अपना सम्मान यानी कि इज्जत खो देता है तो मनुष्य के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। नेक्स्ट है आपका खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जाना सकल सुजान। तो यहाँ पर इस दोहे में रहीम जी ने बताया है कि 7 ऐसी बातें हैं जो कोई भी ज़्यादा समय तक छिपाकर नहीं रख सकता। ये बातें हैं खैरियत यानी सेहत, खून यानी कत्ल, खांसी खुशी, बैर यानी दुश्मनी, प्रेम, मदपान यानी शराब का नशा। ये किसी भी सूरत में छिप नहीं सकते। ये सारा संसार जानता है कि ये सारी चीज़ें हैं, सातों चीज़ें ये किसी के भी छिपाने से नहीं छिपती। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित दोहे का आशय स्पष्ट कीजिए। निंदक के निकट रहने से मनुष्य का स्वभाव निर्मल हो जाता है। निंदक के निकट रहने से तो ये कौन सा दोहा है? तो ये है निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी चबाए, बिनु साबुन पानी बिना निर्मल करे सुबाए। तो ये इसका दोहा है। दूसरा है आपका खजूर का पेड़ बड़ा होने पर भी महत्वहीन है। तो ये दोहा है आपका बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो बेटा ये आपके जो 6 चैप्टर था उसके सभी प्रश्न उत्तर मैंने आपको दोबारा से करवा दिए हैं। तो अगर आपने नहीं करे हैं तो ये सभी प्रश्न उत्तरों को नोट करेंगे और अच्छे से लर्न करेंगे। थैंक यू। Good morning students, this is for class 7th. In previous video we completed with the topic detransitive and today we will start with the next topic, that is finite and non-finite verbs. Now let's start. Finite verbs. First of all I will tell you about finite verbs. Finite verbs कौन सी होती हैं? A finite verb is a verb that has tense. Means that has tense. और टेंस आप सबको पता है, जो हमें ये बताता है कि किस टाइम पे, टेल्स अबाउट द टाइम ऑफ डूइंग वर्क। टेंस वो होते हैं और जिसके अंदर टेंस होता है वो होते हैं फाइनाइट वर्ब्स। इट चेंजेस its form according to its subject in person and number. For example, he sings,
मेलोडियसली। अब इसमें ही है, ही मतलब फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, और सिंग्स इसमें हमने अकॉर्डिंग टू द पर्सन वी आर यूजिंग दिस फॉर्म, एंड मेलोडियसली इज द verb. So students, in this sentence we are using the verbs according to the persons. And if I will give you another example, that is they sing melodiously. The verb is changed according to the person. This is third person. So third person के according हमारी verb change हो गई. So we are changing our verbs according to the persons or number. This they are called finite verbs. We are changing the forms according to its subject in person and number. They are called finite verbs. Now I will tell you about the non-finite verbs. Non-finite verbs are, non-finite verbs कौन सी होती हैं? Verbs that does not change its form according to the subject. For example, if I will give you example, he loves to dance. He loves to dance. इसमें हमने क्या किया है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी जो वर्ब है वो चेंज नहीं हुई है. सो अकॉर्डिंग टू, अगर हम यही चीज़ प्लूरल में लिखते हैं, दे लव टू डांस, जो हमारे वर्ब है वो तो चेंज नहीं हुई ना. तो जब हमें वर्ब्स चेंज नहीं होती अकॉर्डिंग टू द persons, they are according to the subject, they all are called non-finite verbs. The verbs which are not changed according to the subject and number of persons, they all are called non-finite verbs. और finite verbs में changing के according change होती है, they are called finite verbs. So students, on the basis of finite verbs and non-finite verbs, we are having a book exercise. Now let's start with the book exercise. Students, this is the book exercise. Pick out the verbs in these sentences and classify them as finite or non-finite. So students, in these sentences we are having different verbs. According to their verbs, we are going to identify them, they are finite or non-finite. In first sentence, I found him sitting all alone at the dining table. Sitting is the verb, और sitting कौन सी verb है? Non-finite. So students, like this we are going to identify the verbs, kind of verbs कि वो finite है या फिर non-finite. He prefers to type the lessons by himself. To type is the verb. This is also known as non-finite verbs. Students, for your example, I have done 2 points and rest of the exercise you have to do it on your own. This is your homework, that you will do this exercise in your fair notebook. And now we are having another topic based on the forms of verbs. Now let's start. Students, we are having different forms of verb, like we are having weak verbs and strong verbs. Strong verbs. In weak verbs, we are including those verbs in which we are adding ed.
अगर फर्स्ट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म में कोई वर्ब है, प्रेजेंट फॉर्म में अगर कोई वर्ब है और उसके अंदर हम प्लस कर देते हैं ईडी और डी, और या फिर en भी यूज करते हैं हम, टी en, इन वर्ड्स को अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं, दे आर बिकमिंग पास्ट फॉर्म. फॉर एग्जाम्पल SEW, स्यू, ईडी लगा देते हैं तो ये बन जाता है स्वेड. बर्न प्लस टी इक्वल्स टू बर्न्ड. सो दीज वर्ब्स आर कॉल्ड वीक वर्ब्स, जिसके अंदर हम प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब्स के अंदर हम ईडी डी या टी ऐड कर देते हैं तो ये हमारे बन जाती हैं पास्ट फॉर्म. ऐसे ही जब हम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स को चेंज करते हैं कि वो पास्ट टेंस में चेंज हो जाती हैं तो उनके वर्ड्स होते हैं, जैसे हम कुछ वॉवल्स होते हैं, चेंज द वॉवल्स ऑफ प्रेजेंट फॉर्म which form past tense. तो जब हम वॉवल्स को चेंज कर देते हैं प्रेजेंट फॉर्म के वर्ड्स के, तो उनके पास्ट फॉर्म बन जाती है. फॉर एग्जाम्पल फॉरगिव है, इसके अंदर अगर मैं एक वॉवल चेंज कर देती हूँ, वॉवल क्या है आई. अब इसमें अगर मैं आई के प्लेस पे ए लिख देती हूँ तो ये बन गया फॉरगिव. और फॉरगिव इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. एज यू ऑल नो, दिस इज द फर्स्ट फॉर्म एंड दिस इज द सेकेंड फॉर्म. दिस सिर्फ एक वर्ड की वजह से, एक वॉवल की वजह से इस वर्ब की प्रेजेंट से क्या बन गया, पास्ट. सो दे आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. In your book also we are having on page number we are having a lot of examples related to this present, past and past participle. Now you can read from there also. Look at this. I will give you a look. You can see here is a list of some weak verbs, present, past, past participles, as we are having a list of all these sentences. On the next page we are having strong verbs also, so you can read from it also. I'll tell you about the weak verbs and strong verbs, which are they. Thank you everyone. I hope you understand this and do this book exercise in your fair notebook. A very nice morning to all my dear students of class 7. This is Vinita ma'am welcoming you to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are providing you a better quality education through our solid work program, and we are continuing this in a series. In that series we are also providing you a better facility of preparing yourself up to your 50% of your syllabus, that include the chapter 5, that is the acid, base and salt, and we have already done it few content like what are the acid, what are the bases, and uses of acid or bases, their differences between them. And in today's video we are going to continue it further, so let's do it. Student, in today's video we are going to do the topic that is the indicators. Indicators क्या होते हैं स्टूडेंट, इसमें देखिए इंडिकेटर्स के बारे में दिया हुआ है कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, उनका यूज़ क्या होता है, एंड वो किस तरीके से प्रिपेयर होते हैं, एंड टाइप्स क्या होती है. तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू टेस्ट ईच एंड एवरी सब्सटेंस टू आइडेंटिफाई इट्स केमिकल नेचर. ऑल्सो इट मे बी डेंजरस टू टच ईच एंड एवरी सब्सटेंस. देखिए ये चीज़ भी पॉसिबल ऐसे ही कि मतलब हर किसी सब्सटेंस को हम ना तो टच करके बता सकते हैं ना टेस्ट करके बता सकते हैं, बिकॉज ये दोनों ही हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं. टेस्ट करना भी एंड प्लस में उनको टच करना भी, बिकॉज टच करने से भी हमारे जो केमिकल्स हैं वो कुछ हमें रिएक्ट कर सकते हैं, और प्लस में टेस्ट करने से भी हमें डेंजरस हो सकता है मतलब हमारे लिए. टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम स्पेशल टाइप्स ऑफ सब्सटेंस लाइक इंडिकेटर्स आर यूज टू गेट
टू नो द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस। ये क्या होता है कि इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए, इस सॉल्यूशन से बाहर आने के लिए, इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया गया कि एक स्पेशल टाइप की सब्सटेंस को डिस्कवर किया गया, इन्वेंट किया गया, फाइंड आउट किया गया, तो उसे हम स्टूडेंट इंडिकेटर्स कहते हैं। एंड दैट इंडिकेटर्स आर यूज टू नो द केमिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंस ऑफ एनी काइंड। किसी भी तरह के सब्सटेंस का जो केमिकल नेचर है फाइंड आउट करने के लिए हम इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस दैट आर यूज टू टेस्ट द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ए सब्सटेंस। इंडिकेटर्स जो होते हैं स्टूडेंट, उनका यूज़ करके हम किसी भी सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक नेचर जान सकते हैं। एंड इट चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू एन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन। और प्लस में ये किसी भी सब्सटेंस का कलर भी चेंज कर सकता है जब ये एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में डाला जाएगा। तो लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल आर नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर्स एंड फेनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज आर इंडिकेटर्स प्रिपेयर्ड इन लैबोरेटरी। तो देखिए क्या होता है स्टूडेंट, लिटमस, टर्मरिक एंड चाइना रोज जो ये हैं हमारे, ये नेचुरली ऑकर इंडिकेटर्स हैं, ये ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें हमें बनाना नहीं पड़ता। बट द फेनोल्फथलीन एंड मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर्स, इन दोनों टाइप्स के इंडिकेटर को हमें लैबोरेटरीज में हम प्रिपेयर करते हैं, हम बाय फ्यू रिएक्शंस वगैरह करके हम मतलब इस चीज़ को प्रिपेयर करते हैं। ओके, द नेक्स्ट हियर इज द फर्स्ट नेचुरल इंडिकेटर। इट इज़ द टाइप, मैंने आपको बताया नेचुरल और लैबोरेटरी में प्रिपेयर होने वाला। फर्स्ट वन इज लिटमस एज एन इंडिकेटर। देखिए लिटमस को किस तरीके से इंडिकेटर के बारे में यूज़ कर सकते हैं, इंडिकेटर के रूप में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ कॉमनली यूज इंडिकेटर। इट इज़ अ पर्पल डाई which comes from the lichens, a type of plant. A paper soaked in litmus solution and dries, it called litmus paper. देखिए क्या होता है कि लिटमस जो है वो एक कॉमनली, बहुत ही फेमस आप कह सकते हो कॉमनली नोन इंडिकेटर है, जो कि मतलब पर्पल डाई से बनता है, जो कि लिचेंस से मिलती है। ये लिचेंस एक टाइप का प्लांट होता है। इट इज़ द एंड ये लिचेंस जो होता है स्टूडेंट एक सिम्बायोटिक प्लांट है। इसमें एल्गी एंड फंगी दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो ये एक दूसरे से न्यूट्रिशन वगैरह लेकर के बनते हैं। तो इसमें से हम इस लिचेंस से ही हम लिटमस पेपर को प्रिपेयर करते हैं। उसके सॉल्यूशन को लेकर के उसमें एक पेपर को डिप करके रख देते हैं, वो पेपर सोक कर लेता है उस सॉल्यूशन को, एंड देन हमारा लिटमस पेपर प्रिपेयर होता है। इट इज़ अवेलेबल इन 2 कलर्स, ब्लू एंड रेड। ये ऑलमोस्ट आपको 2 कलर में देखने को मिलता है, ब्लू कलर में एंड रेड कलर में। व्हेन एडेड टू एसिडिक सॉल्यूशन इट टर्न्स रेड। जब ये लिटमस पेपर एसिडिक सॉल्यूशन में डाला जाता है, डिप किया जाता है, देन इट टर्न्स रेड। आपका ये लिटमस पेपर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। एंड व्हेन इट बेसिक में हम इसे डालते हैं, जब बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसका कलर ब्लू हो जाता है। सो इन दिस वे वी कैन से दैट द सॉल्यूशन इज बेसिक और एसिडिक। टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। देखिए टर्मरिक को एज एन इंडिकेटर किस तरीके से देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टर्मरिक जो होता है हमारा दैट इज अ हल्दी पाउडर एंड कैन ऑल्सो बी यूज एज इंडिकेटर फॉर आइडेंटिफाइंग एसिड्स। और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से, स्टूडेंट, इट इज़ अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल, और आप ये डेली यूज़ में अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं कि जब आपने देखा होगा कई बार वाइट यूनिफॉर्म में जब आप पहन के जाते हैं स्कूल, एंड उस पर कुछ सब्जी वगैरह गिर जाती है जिसमें ब्लू येलो कलर होता है, मीन्स हल्दी जिसमें इंक्लूड होती है, तो वो वॉश होने के बाद उसका कलर रेड में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूडेंट, दिस ऑकर ड्यू टू द टर्मरिक। ये एक इंडिकेटर का काम करता है, बिकॉज क्या होता है, देखिए जब उस जो आपके ड्रेस पर वो स्पॉट पड़ा हुआ है उसको जब हम वॉश करते हैं तो जो हमारा सोप होता है वो बेस होता है। व्हेन एसिड इसके साथ व्हेन ये हल्दी इसके साथ रिएक्ट करती है तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से टर्मरिक इज येलो इन न्यूट्रल सॉल्यूशन। वो अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसमें वो येलो ही रहेगी, बट अगर वो हम उसे उसमें बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो रेड कलर की हो जाएगी। जैसा मैंने अभी बताया, सोप बेसिक सॉल्यूशन है, अगर हम उसको डिप करेंगे तो वो रेड हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को आप अपने घर पे भी करके देख सकते हो। एंड ऑलरेडी फॉर दिस वी हैव प्रोवाइड यू एन एक्टिविटी ऑल्सो। हमने आपको एक्टिविटी भी करके दिखाई थी एक। टर्मरिक पेपर डज नॉट चेंज इट्स कलर व्हेन एसिडिक सॉल्यूशन। जब ये एसिडिक सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट होती है तो कोई भी मतलब कलर चेंज नहीं होता है इसका। नेक्स्ट इज रेड कैबेज जूस। ये रेड कैबेज जूस जो होता है वो भी एक इंडिकेटर की तरह काम करता है स्टूडेंट, बिकॉज इट टर्न blue when it dipped into basic solution. When we mix the red cabbage juice into the basic solution, it turn it into the blue color, and when it mixed with the acidic solution, it turn
into red, distinct red, एक different color का red color form करता है. So we can say that the red cabbage is also an indicator. The next one is China rose as an indicator. China rose को हम किस तरीके से indicator के form में कह सकते हैं? China rose को गुड़हल बोलते हैं स्टूडेंट. देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एसिड बेस इंडिकेटर होता है, दोनों तरफ से आइडेंटिफाई करता है. एज चाइना रोज सॉल्यूशन गिव्स डार्क पर्पल मीन्स मैजेंटा कलर. जब इस सॉल्यूशन को हम एसिड में डालते हैं तो ये एक डार्क मैजेंटा कलर फॉर्म करता है. एंड जब हम इसे बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एक येलोइश ग्रीन कलर फॉर्म करता है. सो स्टूडेंट, these all were the natural indicator. Now it's time for the synthetic indicator. देखिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स किस तरीके के बनते हैं. व्हेन वी ऐड सम नेचुरल इंडिकेटर्स देन हम सिंथेटिक इंडिकेटर्स फॉर्म कर सकते हैं. एंड आर ऑल्सो यूज टू टेस्ट एसिड और बेस को टेस्ट करने के लिए. लाइक मैंने आपको बताया था मिथाइल ऑरेंज फिनॉल्फथलीन आर कॉमन सिंथेटिक इंडिकेटर. देखिए जब ये फिनॉल्फथलीन इंडिकेटर फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा होता है, इसका ओरिजिनल कलर कलरलेस होता है. एसिड में ये कलरलेस रहता है लेकिन बेस में ये पिंक कलर हो जाता है. मिथाइल ऑरेंज ओरिजिनल कलर इसका ऑरेंज होता है बट एसिड के साथ ये रेड हो जाता है एंड बेसिक के साथ ये येलो हो जाता है. नाउ दिस इज द यूनिवर्सल इंडिकेटर. फर्स्ट स्टूडेंट, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स सो चूजन दैट इट गिव्स अ डिफरेंट कलर फॉर द डिफरेंट पीएच वैल्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है एक पीएच स्ट्रिप होती है, उस पर डिफरेंट पीएच वैल्यू दी होती हैं. एंड द इंडिकेटर कैन ऑल्सो बी यूज्ड और सोक्ड इनटू द पेपर. ये भी इंडिकेटर्स किसी भी लिक्विड के अंदर डाल करके एंड उस तरीके से सोक करके ये पेपर प्रिपेयर किया गया. दिस पेपर इज कॉल्ड पीएच पेपर. देन उस टाइप को जब हम इससे सोक कर देते हैं, जिस तरीके से लिटमस पेपर आपका प्रिपेयर होता है स्टूडेंट, सेम इसी तरीके से भी प्रिपेयर होता है. मैंने Good morning 7th class student. You know that chapter 6 review exercise is going on. In previous class we did word problems of chapter 6. So let's continue the word problem of chapter 6. Word problem 4th. 3 वर्ड प्रॉब्लम हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे 4th वर्ड प्रॉब्लम से. कनिका ट्रेवल्ड 3m² plus 3n plus 4 kilometer straight on a road and then came back 3n plus n² plus 2 kilometer on the same road. How far is she now from the starting point? अब देखो जो कनिका है उसने ट्रेवल स्टार्ट किया 3m² plus 3n plus 4 किलोमीटर स्ट्रेट ऑन अ रोड के ऊपर एंड देन केम बैक, और वो वापस आ गई है वहां से. तो उसने क्या ट्रेवल किया 3n plus n² plus 2 किलोमीटर ऑन द सेम रोड. जिस रोड पे वो गई है उसी रोड से वो वापस आई है. तो हाउ फार शी इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, और वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितनी दूर है. तो हम इस पॉइंट से इस एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं. सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 3m² plus 3n plus 4 में से अपने इस एक्सप्रेशन को लाइक टर्म में से लाइक को ही सब्ट्रैक्ट करना है हमें. तो यहां राइट करेंगे m² plus 3n plus 2. सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हम साइन चेंज करते हैं, माइनस माइनस माइनस. तो आपके पास क्या आएगा, 4 में से 2 चला जाएगा, हमारे पास क्या आएगा 2. 3n में से 3n चला जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 0. 3m² में से 1 चला जाएगा तो क्या आएगा 2m² आ जाएगा हमारे पास. तो ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगा. उसका स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितनी दूर है 2m² plus 2 किलोमीटर दूर है. तो यहाँ पे हम किलोमीटर भी जरूर राइट करेंगे, ये कंपलसरी है राइट करना. अब इस तरह से आपको सारे वर्ड प्रॉब्लम्स करते हुए चलना. मैं आपको 1 by 1 सारी वर्ड प्रॉब्लम करा रही हूँ, आप लोग को नोटबुक में फिर प्रॉपरली करना है. नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं हम. नेक्स्ट क्वेश्चन, Nina purchased 5x plus 9y plus 10 meter cloth for curtain and 2x plus y plus 3 meter cloth for making covers of sofa. How much total cloth did she purchase? तो टोटल क्लॉथ उसने कितना परचेज किया. अब देखो जो क्लॉथ है हमारा उसने परचेज किया कर्टेन के लिए इतने मीटर क्लॉथ परचेज किया है और सोफा कवर के लिए उसने इतने मीटर परचेज किया है. तो टोटल हमें फाइंड आउट करना है. तो चलो अब हम इसको टोटल करते हैं स्टेटमेंट के साथ. तो राइट करेंगे नीना परचेज्ड क्लॉथ फॉर मेकिंग कर्टेन. कर्टेन के लिए उसने कितना परचेज किया है 5x plus 9y plus 10 मीटर. एंड फॉर मेकिंग सोफा कवर, सोफा कवर्स के लिए कितना लिया है उसने परचेज किया है. सोफा कवर के लिए हमारे पास 2x
प्लस y प्लस 3। लाइक टर्म को लाइक के साथ ही हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। अब हम इसको ऐड करने जा रहे हैं, तो देखो 5x प्लस 2x कितना हो जाएगा हमारे पास 6x प्लस 9 प्लस 1 10y प्लस 10 प्लस 3 13। इतने मीटर टोटल क्लॉथ है। जो टोटल क्लॉथ उसने परचेज किया है वो है 6x प्लस 10y प्लस 13 मीटर। तो आप लोग को स्टेटमेंट के साथ ही क्वेश्चंस करने। वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम हमारी विदाउट स्टेटमेंट नहीं होती है, तो आपको स्टेटमेंट भी राइट करनी। नीना परचेज क्लॉथ फॉर मेकिंग कर्टेन 5x प्लस 9y प्लस 10 मीटर, ये मीटर भी राइट करोगे। एंड फॉर मेकिंग सोफा कवर 2x प्लस y प्लस 3 मीटर। और अब हमें बताना टोटल क्लॉथ कितना हो गया है 6x प्लस 10y प्लस 13 मीटर टोटल क्लॉथ हो गया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राकेश हैज रुपीज 5x प्लस 4y माइनस 30 इन हिज अकाउंट। ही विड्रॉज रुपीज 2x माइनस 2y प्लस 40 फ्रॉम इट। हाउ मच मनी इज लेफ्ट इन हिज अकाउंट। अब देखो स्टेटमेंट को समझ के पढ़ के ही हमें समझ आ गया कि हमें क्या करना है, इसमें सबट्रैक्ट करना है कि राकेश के अकाउंट में जो अमाउंट है वो तो ये है। अब उसने कुछ अमाउंट विड्रॉ कर लिया है, निकाल लिया है, यानी कि जो टोटल अमाउंट है उसमें से ये माइनस हो गया है। तो अब हमें बताना है कि लेफ्ट अमाउंट कितनी है। तो उसके लिए हम चलो स्टार्ट करते हैं। राकेश हैज अमाउंट, राकेश हैज अमाउंट इन अकाउंट, इन हिज अकाउंट। अकाउंट में जो अमाउंट है वो कितनी है रुपीज 5x प्लस 4y माइनस 30। और विड्रॉ की है, विड्रॉल अमाउंट तो विड्रॉल अमाउंट कितना किया उसने रुपीज 2x माइनस 2y प्लस 40, ये उसने अमाउंट विड्रॉ करी है। तो अब हमें रिक्वायर टू फाइंड लेफ्ट अमाउंट इन अ अकाउंट। नाउ रिक्वायर टू फाइंड, required to find left amount in his account। तो हम इसको सबट्रैक्ट करेंगे। सबट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे 5x प्लस 4y माइनस 3, 2x माइनस 2y प्लस 40, सॉरी यहाँ 30 है यहाँ 40 है। सबट्रैक्ट करने जा रहे हैं आप लोग। जब आप इसको सबट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ माइनस प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा। तो माइनस 30 माइनस 40 कितना हो जाएगा माइनस के 70 हो जाएंगे। प्लस 4 और प्लस 2 प्लस 6y हो जाएगा हमारे पास। 5x माइनस 2x तो वो हो जाएगा हमारे पास प्लस 3x, क्योंकि बड़ा हमारा पॉजिटिव वाला है ना, प्लस वाला है, तो 3x। तो जो अमाउंट है लेफ्ट है वो कितनी है अकाउंट में 3x प्लस 6y माइनस 70 रुपीज। ये उसके अकाउंट में लेफ्ट अमाउंट है अकाउंट में राकेश के में। तो अभी हमारी वर्ड प्रॉब्लम जो है 6 वर्ड प्रॉब्लम थी हमारी इस एक्सरसाइज में। 6 के 6 वर्ड प्रॉब्लम हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने एमसीक्यूज क्वेश्चंस। नाउ लेट्स स्टार्ट द एमसीक्यूज। द टर्म इन द एक्सप्रेशन 4xy स्क्वायर माइनस 5xr। अब इस एक्सप्रेशन में हमारी टर्म्स क्या क्या, 4xy स्क्वायर हमारी एक अलग टर्म हो गई है और माइनस का 5x अलग हो गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 4। तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर, 4xy स्क्वायर कोमा माइनस 5x। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर 1/5 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर xy, यानी कि xy अपोन में 5 सबट्रैक्टेड फ्रॉम 20 में से सबट्रैक्ट कर रहे हैं हम उसको, तो क्या आ जाएगा 20 माइनस xy अपॉन 5। तो इसके लिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। थर्ड, द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x इन 15x प्लस 3y। अब देखो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बताना हमें x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 15x है, तो x तो 15 x के साथ न्यूमेरिकल कौन है 15, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका 15, सेकेंड ऑप्शन। फोर्थ, द एक्सप्रेशन 3x स्क्वायर y प्लस 4x माइनस 4y x स्क्वायर माइनस 8xy इज,
जो ये एक्सप्रेशन है, अब इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करो, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। 1 के लिए होता है मोनोमियल, 2 के लिए बाइनोमियल, 3 के लिए ट्राइनोमियल और 4 के लिए क्वाड्रोनोमियल, या फिर हम इसको पोलिनोमियल भी बोल सकते थे। क्वाड्रोनोमियल है इसमें, तो हम इस ऑप्शन को राइट बोलेंगे, क्वाड्रोनोमियल। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ, द सम ऑफ 3ab माइनस 2ab प्लस एंड 8ab इज। अब इनका सम बताना है। अब आप देखो 3ab और 8ab दोनों पॉजिटिव है, तो 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा 11, और 11 में से आप 2 लेस करोगे कितना आ जाएगा 9, तो राइट आंसर हो जाएगा 9ab, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, द फैक्टर्स ऑफ 4x² y² आर। अब इसके फैक्टर्स आपको बताने हैं। फैक्टर क्या होता है कि इनको सेपरेटली हमें प्रोडक्ट फॉर्म में राइट करना है, यानी कि 4x x y y, यानी कि x को अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट करोगे तो क्या हो जाएगा x², और y को एक्सपोनेंट फॉर्म में करोगे तो y²। तो हमें तो फैक्टर्स बताने ना अलग अलग, तो 4x x y y ये इसका राइट आंसर होगा। देखो इसमें कंफ्यूज करने के लिए हमें ये भी दे रखा है, लेकिन हमें सेपरेटली राइट करना है, एक्सपोनेंट फॉर्म में राइट नहीं करना है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। तो आज हमारे चैप्टर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। कल हम नेक्स्ट चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। थैंक यू। Student, in 7th class GK, I Priyanka ma'am discussed with you chapter number 9. Our chapter name is alternative energy. Here some energy name are given. You have to identify the use and their name. First one, I tell you there are two types of energy source, renewable and non-renewable. Renewable होते हैं जो चेंज हो सकते हैं, और नॉन रिन्यूएबल मीन्स जो एक बार यूज होने के बाद दोबारा यूज नहीं हो सकते। Renewable sources of energy like sunlight, wind, waterfalls, hot spring, oceans, waves, and biomass are called alternative source of energy. Read the clues and fill in the blanks. You have to identify the name of energy. First one is, this energy is obtained from the sun. It can be converted into other form of energy such as heat and electricity. जो सनलाइट है उसको हम चेंज कर सकते हैं, सोलर सिस्टम लगा के वहां से सोलर एनर्जी गेट कर सकते हैं, और एज ए लाइट हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके, दैट इज द सोलर बैटरी सिस्टम। ओके, नेक्स्ट वन इज, दिस एनर्जी इज प्रोवाइडेड बाय द movement of the air. Most European countries using this energy to irrigate field and also grinding floor. तो स्टूडेंट, जो ये एनर्जी है ये कैसे गेट की जाती है, जैसे कि एयर मूवमेंट करती है उससे। मोस्ट ऑफ द यूरोपियन जो कंट्री है वो इस एनर्जी का यूज करते हैं। इरिगेट फील्ड्स मीन्स खेतों में सिंचाई करने के लिए, एंड ग्राइंडिंग फ्लोर, तो इसका है वाइंड एनर्जी या विंड एनर्जी भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट वन इज, प्लांट्स, एनिमल्स, वेस्ट, क्राफ्ट etc. is used to produce this energy. It is used to cooking fuel, to produce electricity and heat. It can be used to run vehicles. तो स्टूडेंट, जो ये एनर्जी है ये हमें किससे गेट होती है, प्लांट्स, एनिमल्स, वेस्ट एंड क्राफ्ट। तो स्टूडेंट, इससे इलेक्ट्रिसिटी और हीट जो प्रोड्यूस होती है उससे हम व्हीकल भी चला सकते हैं। आंसर इज बायोमास एनर्जी। Next one is, in some places hot underground stream of water can be tapped and brought to surface. It is used to generate electricity. Many countries like New Zealand, USA, Italy and Philippines use this energy. तो जो ये कंट्री आपको नेम गिवन है, ये इन कंट्री में जियोथर्मल एनर्जी यूज होती है, और इसमें क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टीम जो है वो प्रोड्यूस की जाती है वाटर की हेल्प से। ठीक है, मीन्स अंडरग्राउंड जो स्टीम और वाटर होते हैं वहां से टैप के थ्रू उनको लाया जाता है ऊपर पानी को, फिर वहां से एनर्जी जनरेट की जाती है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, दिस एनर्जी इज जनरेटेड फ्रॉम वाटरफॉल्स और वाटर फ्लोइंग डाउन हिल. दिस एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. दिस टेक्नोलॉजी इज यूज्ड टू प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड टू मोस्ट वाइडली इन डेवलपिंग कंट्रीज. तो स्टूडेंट, जो ये एनर्जी है ये डेवलपिंग कंट्रीज में, तो ये जो एनर्जी है ये डेवलपिंग कंट्रीज में यूज की जाती है. इसका नेम है हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी. ठीक है, इसमें जो एनर्जी है, सॉरी, जो इलेक्ट्रिसिटी है किससे, जैसे कि वाटरफॉल्स हो रहा है ऊपर से
तब वाटरफॉल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है और तो यूज की जा सकती है। Next one is ocean waves have tremendous energy. It can be harnessed by bending the waves or focus on into a narrow channel. The waves also known can be used as spin turbines and this energy is used to generate electricity. स्टूडेंट ये एनर्जी है ये भी बिजली बनाने के लिए यूज होती है और इसका नेम है ओशियन एनर्जी। ठीक है, ये ओशियंस के जो वाटर है उसमें जो वेव चलती हैं उनको फोकस किया जाता है एक नैरो चैनल में और उन जो वेव्स है उनका यूज किया जाता है स्पिन ट्रिब्यून्स और फिर एनर्जी जनरेट की जाती है। तो स्टूडेंट आपसे ये क्वेश्चन आस्क किया जा सकता है कि नेम सम अल्टरनेटिव एनर्जी। तो यू कैन राइट सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, बायोमास, जियोथर्मल्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एंड ओशियन एनर्जी। Morning students, welcome to our YouTube classes. This is for class 7. In previous class we read our 5th chapter of history, architecture as power. In previous class we read Islamic architecture and today we continue it. So let me start our class. Some Islamic monument belonging to the Sultanate period are Qutub Minar and Qutub al-Islam Mosque, Alai Darwaja, तुगलकाबाद फोर्ट, फिरोज शाह कोटला एंड श्री फोर्ट की इस्लामिक मोन्यूमेंट्स जो बिलोंग करते हैं सल्तनत पीरियड से उनमें है कुतुब मीनार, कुतुब अल इस्लाम मस्क्यू है, अलाई दरवाज़ा है, तुगलकाबाद फोर्ट है, फिरोज शाह कोटला है और श्री फोर्ट है। द आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन ऑफ द मुगल्स रिफ्लेक्टेड ए सिंथेसिस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल्स की जो आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन है ऑफ द मुगल्स उसके ऊपर किसकी छाप देखने को मिलती है? पर्शियन और इंडियन स्टाइल्स की, जो पर्शियन और इंडियन स्टाइल्स हैं उनकी छाप देखने को मिलती है। हुमायूंस टॉम, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, रेड फोर्ट आर सम एग्जाम्पल ऑफ मुगल मॉन्यूमेंट्स। हुमायूं टॉम, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी और रेड फोर्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं मुगल मॉन्यूमेंट्स की। अब है गार्डन। The tradition of laying garden started with Babur and many Charbagh designs garden were laid out in many places of the empire। कि जो गार्डन्स हैं इसका ट्रेडिशन बाबर के टाइम पे आया और बहुत सारे चारबाग डिज़ाइन किए गए एम्पायर के अंदर। दिस इज़ द पिक्चर ऑफ मुगल गार्डन इन दिल्ली। द चारबाग इज़ ए सिमेट्रिक गार्डन विच इज़ डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। चारबाग क्यों नाम पड़ा है? क्योंकि जो बाग होता था वो 4 बराबर भागों में बटा हुआ होता था बाई वॉकवेज और फ्लोइंग वाटर्स, कि या तो चलने के रास्ते से या पानी बहने के। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, देखो ये पानी बह रहा है और ये यहाँ पे पानी बह रहा है और जाने का रास्ता है, तो उस हिसाब से जो रास्ता होता है उसके हिसाब से वो 4 भागों में बटा हुआ था। लेटर मुगल एम्परर फॉलोड द ट्रेडिशन एंड चारबाग्स कैन स्टिल बी सीन इन कश्मीर, लाहौर, दिल्ली एंड आगरा। कि बाद के जो मुगल एम्परर्स थे उन्होंने भी इस परंपरा को अपनाया और चारबाग हमें देखने को मिलते हैं कश्मीर में, लाहौर में, दिल्ली में और आगरा में। अब है बॉलीज। बॉलीज कैन बी फाउंड इन दिल्ली, हरियाणा एंड गुजरात। कि बॉली जो मिलती हैं वो दिल्ली, हरियाणा और गुजरात में मिलती हैं। दीज आर स्टेप वेल बिल्ड बाय रूलर्स एंड रिच सिटीजन्स। कि ये स्टेप वेल्स होते हैं जो रूलर्स और अमीर सिटीजन्स के द्वारा बनवाए जाते हैं। These wells had flights of stairs built around them which led to the underground shelter as well as water। कि इनके अंदर क्या होता है कि जो वेल होते हैं उनके अंदर स्टेयर्स होती है built around them which led to underground shelters, कि उन नीचे जो पानी रहता है उसके अंदर जाने के लिए। अब है फोर्ट्स। ये देखिए बॉली एंड दिल्ली। आप ये देखिए कि ये बॉली बनी हुई है और इसके अंदर यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई है, तो इसके अंदर ये यहाँ पे पानी भरा हुआ रहता है। तो ऐसा आपको हरियाणा, गुजरात और दिल्ली में देखने को मिलती हैं। अब है फोर्ट्स। फोर्ट्स आर वॉल्ड एनक्लोजर विद हाउस रॉयल रेजिडेंसीज। कि जो किला होता है वो वॉल से बना हुआ होता है, जो रॉयल रेजिडेंसीज होती हैं उनको क्लोज करने के लिए। दे यूजुअली सर्व एज द सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैड बिल्ड इन डिफेंस मैकेनिज्म। कि इनको किस लिए बनाया जाता है? प्रशासन के अंदर इनको बनाया जाता है ताकि सुरक्षा की दृष्टि से इनको बनाया जाता है।
शेरशाह बुल्ड द पुराना किला एज द सिक्स्थ सिटी ऑफ दिल्ली, कि शेरशाह ने जो छठा पुराना किला बनाया था सिक्स्थ सिटी ऑफ दिल्ली, छठी जो दिल्ली की सिटी बनाई थी उसमें दिल्ली का एक छठा शहर बनाया था पुराना किला। ही ऑल्सो बिल्ड द शेर शाह मॉस्क्यू, और उसने शेर शाह मॉस्क्यू भी बनाया। अकबर बिल्ड ए फोर्ट प्लेस एट आगरा, अकबर ने एक किला बनाया आगरा में, विच हैड मैनी स्ट्रक्चर इनसाइड हैविंग बंगाली एंड गुजराती इन्फ्लुएंस, और जिसके अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो बंगाली और गुजराती से प्रभावित हैं। द दिल्ली गेट एंड जहांगीरी महल वर सच स्ट्रक्चर्स, कि दिल्ली गेट, दिल्ली दरवाज़ा और जहांगीर महल ये भी कुछ स्ट्रक्चर हैं। दिस फोर्ट वॉज लेटर रिमॉडल्ड बाई शाहजहाँ, और ये जो फोर्ट हैं ये बाद में इनको मतलब कि रिमॉडल किया गया, इनको कुछ इनमें रीनिर्माण किया गया, इनको दोबारा से कुछ इनमें बदलाव किए गए शाहजहाँ के द्वारा। ये देखिए बेटा पुराना किला एट दिल्ली, ये पुराना किला की पिक्चर है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। अनदर फोर्ट बिल्ड बाय अकबर वॉज द लाहौर फोर्ट, कि दूसरा जो किला बनवाया गया अकबर के द्वारा वो लाहौर फोर्ट था। शाहजहाँ ऑल्सो बिल्ट मैनी स्ट्रक्चर्स इनसाइड दिस फोर्ट सच एज द शीश महल एंड द नौलखा पवेलियन, कि जो बहुत सारे स्ट्रक्चर इसके अंदर शाहजहाँ ने भी बनवाए, जैसे शीश महल बनवाया और नौलखा पेविलियन, नौलखा जो मैदान बनवाया। हवेली, अब हवेली हैं, हवेली का नाम आपने अच्छे से सुना होगा, अब भी अपने गांव में सुनते हो कि पुरानी हवेलियां हैं, तो उसी टाइप में बड़े बड़े जो घर बनाए जाते थे, बहुत सारे जो फैमिलीज इकट्ठी रहती थी तो उसी को हवेली कहते थे। मैनी पैलेटियल मैंशन और हवेली वर ऑल्सो बिल्ड बाय वेल्दी नोबल्स ऑफिसर्स एंड मर्चेंट्स, कि जो मैंशंस, बड़े बड़े मैंशंस बनाए जाते थे उनको हवेली कहते थे, जो अमीर रईस लोग होते थे, ऑफिसर्स होते थे और जो व्यापारी होते थे। द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ मैनी ऑफ दीज हवेलीज आर रिफ्लेक्टेड पर्शियन एंड सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस, इन हवेलियों की जो शिल्प कला है उसके ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है पर्शियन और मध्य एशियाई लोगों का। These structure were usually enclosed by courtyard which had fountain in the center, और ये जो स्ट्रक्चर है इनके अंदर आंगन में क्या होता है कि फाउंटेन लगे हुए होते हैं मध्य में। Many हवेलीज कैन स्टिल बी सीन इन आगरा, लखनऊ, दिल्ली, पेशावर एंड लाहौर, कि बहुत सारी हवेलियाँ हमें देखने को मिलती हैं आगरा में, लखनऊ में, दिल्ली में, पेशावर में और लाहौर में। द फ्यूज़न ऑफ इंडिया एंड इस्लामिक एलिमेंट कैन बी सीन इन राजस्थानी हवेली, कि जो इंडियन और इस्लामिक तत्वों का जो हमें एक मिश्रण देखने को मिलता है वो राजस्थानी हवेलीज़ के अंदर मिलता है। ये देखिए बेटा, ये पिक्चर है हवेलीज़ की, आप अपने गाँव में भी देख सकते हैं पुरानी हवेलियाँ। अब है फतेहपुर सीकरी। द सिटी ऑफ फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ड बाई अकबर नियर आगरा, की फतेहपुर सीकरी अकबर के द्वारा बनाई गई थी आगरा के पास। Built in red sandstone, this city had religious building as well as secular building, कि ये लाल जो सैंडस्टोन से बनाई गई है और ये सिटी रिलीजियस बिल्डिंग होने के साथ साथ सेकुलर बिल्डिंग भी है। रिलीजियस मतलब धार्मिक बिल्डिंग होने के साथ साथ ये अधार्मिक बिल्डिंग भी है। द जामा मस्जिद एंड टॉम ऑफ सलीम चिश्ती are examples of religious buildings, while जोधाबाई पैलेस and पंच महल are secular structure, कि जामा मस्जिद और टॉम ऑफ सलीम चिश्ती ये तो धार्मिक बिल्डिंग्स के एग्जाम्पल हैं, जबकि जोधाबाई पैलेस और पंच महल ये अधार्मिक मतलब कि धर्म से आधारित स्ट्रक्चर नहीं हैं। दीवानी आई खास एंड दीवानी आई आम वर बिल्डिंग यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़, कि दीवानी आई खास और दीवानी आई आम ये बिल्डिंग्स प्रशासनिक पर्पज़ से बनवाई गई थी। ये देखिए बेटा बुलंद दरवाज़ा है, ये फतेहपुर सीकरी में। आपको अगर कभी मौका मिले अपने पेरेंट्स के साथ जाइए घूमने के लिए। ड्यूरिंग जहांगीर्स रीजन सम न्यू फीचर्स ऑफ मुगल आर्किटेक्चर वर डेवलप्ड, कि जहांगीर के टाइम में कुछ नए फीचर्स डेवलप हुए मुगल शिल्पकला में। मार्बल वॉज यूज्ड इन प्लेस ऑफ रेड सैंडस्टोन एज वेल एज डोम्स बिकेम मोर बुलबॉज, कि मार्बल का यूज़ होने लगा सैंडस्टोन की जगह, और जो डोम्स थे जो गुम्बद बने हुए थे वो और भी खूबसूरत होने लग गए थे।
द आर्ट ऑफ पित्रा डूरा और यूज ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन्स इन इनले वर्क वॉज ऑल्सो अडॉप्टेड। कि आर्ट पित्रा डूरा की आर्ट और यूज ऑफ सेमी प्रीसियस मतलब कि जो मध्य वर्ग के कीमती स्टोन्स थे वो भी इन वर्क में यूज होने लगे। सम फेमस मोन्यूमेंट्स ऑफ दिस पीरियड आर अकबर्स टॉम एट सिकंदरा एंड आयतमद-उद-दुला टॉम विच वॉज मेड एंटायरली ऑफ वाइट मार्बल। कि इस टाइम के कुछ फेमस इमारतें कौन कौन सी हैं? अकबर टॉम है सिकंदरा में, और इतिमाद-उद-दुला टॉम है जो पूरा वाइट मार्बल से बना हुआ है। ही वॉज द फादर ऑफ नूरजहाँ, और जो ये इतिमाद-उद-दुलास थे ये नूरजहाँ के पिता थे। ठीक है, अब है टॉम्स। सो स्टूडेंट्स, वी रीड अबाउट टॉम्स एंड अदर टॉपिक्स इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।